हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल कोचिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूं। इस दौरान कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूं। लेकिन आज से आपको डेली वीडियो अपलोड मिलेंगी। आइए अब बढ़ते हैं हम आज के विषय की तरफ। आज का विषय है क्रिया। यदि आपको अपने इस टॉपिक में पकड़ बनानी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे। आइए बढ़ते हैं हम आज के विषय की तरफ। आज का विषय है क्रिया। आज का विषय है क्रिया। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्रिया शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक कार्य का करना और दूसरा होता है कार्य का होना। क्रिया शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला कार्य का करना, दूसरा कार्य का होना। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, और दूसरा वाक्य आपके पास दिया है, बर्फ पिघल रही है। पहले वाक्य में है कार्य का करना। ठीक है, इससे हमें पता चला कि लड़की के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, तो पुस्तक पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। और दूसरा वाक्य है बर्फ पिघल रही है। इससे हमें पता लग रहा है कि कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है? तो बर्फ के पिघलने का कार्य हो रहा है। पहले वाक्य से हमें पता चल रहा है कार्य के करने का। ठीक है, कार्य के करने का। और दूसरे वाक्य में हमें पता चल रहा है कार्य के होने का। ठीक है, तो क्रिया, अब क्रिया शब्द की डेफिनेशन क्यों आपकी वहीं से याद रखो। ठीक है, तो चीजों को रटना नहीं है बल्कि समझ के याद करना। अब यहीं से जिस भी शब्द या पद के द्वारा कार्य के करने या कार्य के होने का पता चले उसे ही क्रिया कहते हैं। जिस भी शब्द या पद से कार्य के करने या कार्य के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इस वाक्य से हमें पता चला है कि लड़कों के द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। दूसरा वाक्य था बर्फ पिघल रही है। इस वाक्य से हमें कार्य के होने का पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है बर्फ के पिघलने का। है धातु। ठीक है, धातु क्या होता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, धातु किसे कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे आपके पास शब्द है पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना शब्द में धातु क्या है हमारी? पढ़। ठीक है, जो कि संस्कृत की पठ धातु से बना होता है। संस्कृत की पठ धातु से पढ़ से आपकी पढ़ना। किसी भी मूल धातु में यदि आप ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, किसी भी धातु शब्द में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है हमारी? क्रिया शब्द। ठीक है, जैसे पढ़ना। लिख धातु में हमने ना जोड़ा, लिखना। रो धातु में ना प्रत्यय जोड़ा तो बन गया रोना। वैसे ही खाना, पीना, सोना, जागना, ये सारे के हमारे क्रिया शब्द हैं। और इनमें धातु शब्द है जैसे खा, पी, सो, जाग, रो, लिख, पढ़, ये सारे के हमारे धातु शब्द। ठीक है, तो धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से ही हमारे क्या बनते हैं? क्रिया शब्द बनते हैं। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ भी हम लोग डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, परिभाषा याद नहीं करेंगे, बल्कि चीजों को समझेंगे। बस हमने शब्द को समझना है, वहीं से हमारी परिभाषा पूरी क्लियर होगी। ठीक है, स शब्द और अ शब्द को देखना है। स शब्द का प्रयोग किया जाता है हमेशा हाँ के अर्थ में, और अ का प्रयोग किया जाता है ना के अर्थ में।
ठीक है, यहीं से हमने डेफिनेशन याद करनी है। अब कर्म मतलब कि कर्म होता है और नहीं कर्म नहीं होता है। ठीक है, यही से याद रखिए, कर्मक क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म पर। इसमें कर्म की आवश्यकता होती है, तो इसलिए क्रिया का प्रभाव या फल भी हमें किस पर पड़ता है? कर्म पर। और अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्ता पर। क्रिया का प्रभाव इसमें पड़ता है कर्ता पर। ठीक है, कर्म क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है तथा इसमें क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है, तथा इसमें क्रिया का प्रभाव या फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। और अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ शब्द क्या यूज हुआ है? तो अ का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, वह फल खाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ है वह कर्ता, फल शब्द है कर्म और खाता शब्द है क्रिया शब्द। ठीक है, पहले तो क्या था डेफिनेशन की सकर्मक क्रिया में क्या होती है? हमारे पास कर्म की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास कर्म दिया हुआ है फल। अब इसमें था दूसरा कि क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है। तो अब खाना क्रिया का प्रभाव कर्म पर कैसे पड़ रहा है? ठीक है, वो चीज अब हमने यहाँ समझनी है। ठीक है, जैसे आपके खाना, अब कोई चीज खाई जा रही है, यहाँ फल खाया जा रहा है, तो फल क्या होगा? हमारा खत्म होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम खाते जाएंगे फल, हमारे पास जो भी फल हम खा रहे हैं वो क्या होगा? खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो इससे आपने एक बात याद रखनी कि इस कर्मक क्रिया में क्रिया सिर्फ आपने पहचान करने के लिए, ठीक है, जो भी कार्य किया जा रहा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से समाप्त वो क्रिया हो जाती है। पूरी तरह से क्रिया पूरी तरह से समाप्त ठीक है, अपने इस कर्मक क्रिया को पहचानने के लिए एक बात याद रखनी है, इसकी पहचान आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें क्रिया क्या होती है? पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल में क्या करें, खाने की क्रिया करें, तो खाते खाते फल क्या होगा? हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि क्रिया का प्रभाव इसमें कर्म पर पड़ता है। अब कर्म हमारे पास फल है, फल खाते खाते क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो वही चीज मैंने बताया आपको कि इसमें जो भी क्रिया होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इसलिए बच्चा शब्द बस कर्ता, कार्य करने वाला, कर्म है क्रिकेट और खेलना है क्रिया। अब इसमें भी खेलना क्रिया का प्रभाव क्रिकेट पर पड़ रहा है। अब ठीक है, अब देखते हैं हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, बच्चा हंसता है। बच्चा हंसता है। ठीक है, अब बच्चा है हमारे पास कर्ता और हंसना है क्रिया। परिभाषा के अनुसार कि इसमें हमारे पास कर्म की आवश्यकता नहीं होती, बिना कर्म के भी हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, इसमें क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पर। कौन कार्य कर रहा है? तो बच्चा कार्य कर रहा है। ठीक है, बच्चे के द्वारा हंसने का कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है, तो इसमें भी दौड़ना शब्द का क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन पर। ठीक है, दौड़ दौड़ कर कौन थकेगा? मोहन थकेगा। ठीक है, तो इसलिए किस पर प्रभाव पड़ रहा है इसका? मोहन पर। ठीक है, तो ये थी हमारी अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें क्रिया का प्रभाव जो है वो आपका कर्म पर पड़ता है।
ठीक है। और अकर्मक क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जो भी कार्य किया जा रहा होता है उसका प्रभाव कर्ता पर सीधे पड़ता है। ठीक है, ये तो थे क्रिया के दो मुख्य भेद, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अन्य भेद में आता है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं से हमने परिभाषा याद करनी है। प्रेरणा, प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी को प्रेरणा देना या प्रेरित करना। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है या फिर उसे कार्य करने को प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। कि अध्यापक स्वयं कार्य न करके क्या कर रहा है? बच्चों से कार्य करवा रहा है या बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पर क्या आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें अध्यापक के द्वारा स्वयं कार्य न करके बच्चों से कार्य करवाया गया। पाठ पढ़वाने का, अध्यापक ने स्वयं पाठ न पढ़कर बच्चों से पाठ पढ़वाया। ठीक है, तो अध्यापक ने बच्चों को प्रेरित किया कि वे पाठ पढ़ें। ठीक है, इसीलिए यहाँ कौन सी क्रिया आपकी? प्रेरणार्थक क्रिया। आइए अब इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको कितनी समझ में आई है। ठीक है, पहला वाक्य आपके पास, मजदूर मजदूरी करते करते मर गया। इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें मरना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मजदूर पर। कौन मर गया? तो मजदूर मर गया। ठीक है, इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मजदूर पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। गुंडों ने उसकी टांगे तोड़ दी। ठीक है भाई, गुंडों ने अपना काम किया, टांगे तोड़ दी, तो इसमें क्रिया क्या होगी? समाप्त होगी। उसने टांगे तोड़ दी, वो चले गए, तो कौन सी क्रिया इसमें? सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्मक क्रिया में आपकी क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, पूरी तरह से समाप्त। और अकर्मक क्रिया में क्रिया आपकी निरंतर होती है। ठीक है, क्रिया निरंतर चली हुई होती है, हमें पता नहीं होता है कि कब क्रिया आपकी समाप्त हो रही है, कब शुरू हो रही है। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ से याद रखनी है। कर्मक क्रिया में क्रिया निरंतर चली हुई होती है और कर्मक में क्रिया आपकी जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो समाप्त हो जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ भी आपकी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें उड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर। ठीक है, जितने पक्षी उड़ेंगे तो वो क्या होंगे? थकेंगे। तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? पक्षी पर प्रभाव पड़ रहा है। या फिर दूसरी हम बोलें कि इसमें, ठीक है, किसमें क्रिया की आपकी निरंतर है, हमें नहीं पता है कि पक्षी कहाँ से उड़कर जा रहे हैं, कब तक उड़ेंगे, कब से कहाँ से उड़ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, हमें नहीं पता, इसमें क्रिया आपकी निरंतर है। या फिर दूसरी कि इसमें उड़ना क्रिया का प्रभाव जो आपका पक्षी पर पड़ रहा है। ठीक है, उड़ते उड़ते पक्षी क्या होंगे? थकेंगे। तो कौन थकेगा? यहाँ पक्षी थकेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रिया हमारी? अकर्मक क्रिया है। भर जागते हैं, अब वे रात भर जागेंगे तो क्या होगा? उन पर ही प्रभाव पड़ेगा ना, वे पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, कर्ता पर यहाँ प्रभाव पड़ रहा है। कर्ता क्या होता है? आपका संज्ञा या सर्वनाम होता है। ठीक है, कार्य में, वाक्य में जो भी कार्य करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो इसमें जागना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वे पर। तो यहाँ भी कौन सी क्रिया आपकी? अकर्मक। भूखे को खाना खिलाना चाहिए, अब यहाँ खिलाना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाने पर। जब हम किसी को खाना खिलाएंगे तो खाना क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वहां वो कम होता जाएगा। तो यहाँ कौन सी क्रिया आपकी? कर्मक। यहाँ क्रिया क्या आपकी? समाप्त होने वाली होती है, समाप्त हो जाती है। पिताजी ने मुझसे पत्र लिखवाया, तो यहाँ कौन सी क्रिया आपकी? लिखवाया। पिताजी ने स्वयं कार्य न करके, मतलब मुझे कार्य करने को कहा, तो यहाँ कौन सी क्रिया आपकी? प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाया जाता है। वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, तो इसमें अब दौड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वह पर। ठीक है, वो दौड़ता रहेगा तो कौन थकेगा? कर्ता थकेगा, जो भी दौड़ने वाला होगा। तो ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया आपकी? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये थी आपकी अकर्मक, कर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, क्रिया शब्द का अर्थ होता है कार्य का करना या होना। ठीक है, जिस भी शब्द या पद के द्वारा हमें कार्य के करने या होने का पता चले उसे ही हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया।
स का प्रयोग हमेशा हम हाँ के अर्थ में करते हैं और अ का प्रयोग हम हमेशा ना के अर्थ में करते हैं। इसलिए कर्म क्रिया, इसमें हमें कर्म की आवश्यकता होती है और इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे किस पर जाता है, हमारा इसमें कर्म क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और अकर्म क्रिया अर्थात नहीं, तो इसमें कर्म की आवश्यकता हमें नहीं होती है और इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। और प्रेरणार्थ क्रिया, इसमें कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाया जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और किसी भी धातु शब्द में हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारे पास कौन सा शब्द आ जाता है, क्रिया शब्द हमारे पास बनता है। ये कुछ वाक्य आपके सामने है अभ्यास के लिए, इन्हें आपको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।